मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि एक्टर और डायरेक्टर दोनों डिपार्टमेंट ऋषभ शेट्टी ने कैसे हैंडल किए, खास करके जब पूरी मूवी का भार बेरमे के परफॉर्मेंस पे टिका हुआ था। और मूवी बहुत अच्छी है, ये तो तुमने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा, पर मूवी क्यों अच्छी है और क्या ये पार्ट 1 से अच्छी है या फिर नई है? अगर है तो क्यों है, और अगर नई है तो क्यों नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें देने वाला हूँ। मतलब कि इस वीडियो में हम कांतारा चैप्टर 1 का सिनेमैटिक ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं अक्सर अपनी कुछ खास वीडियोस को लेकर कहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और साथ ही में दोनों पार्ट को लेकर भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं। तो इनमें से अगर किसी भी चीज से तुम्हें दिक्कत है तो अभी रुक जाओ, बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। सबसे पहले तो फाइनली हमें कांतारा की ओरिजिन पता चल जाती है, और कांतारा शिवा के पूर्वज जहाँ रहते थे उसी जगह को कहा जाता था, इसीलिए पार्ट 1 का भी नाम कांतारा है। और इसे ईश्वर का मधुबन इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ पार्वती ने इसे बनाया था भोलेनाथ की तपस्या के लिए, इसीलिए शायद क्लाइमैक्स में हम भोलेनाथ को वहाँ पे देखते भी हैं। खैर लास्ट की बात लास्ट में ही करेंगे, फिलहाल सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं जो पार्ट 2 को खास बनाता है, मिथिक स्कोप एंड वर्ल्ड बिल्डिंग। ऋषभ ने फोकलोर को लेकर इतनी लेयर्ड वर्ल्ड बिल्डिंग की है कि पहली बार बहुत सारी चीजें तुम मिस कर दोगे, क्योंकि हर एक सीक्वेंस के पीछे कोई ना कोई कहानी या फिर हिडन मीनिंग छुपा हुआ है। और जिस तरह से इन्होंने वर्ल्ड बिल्डिंग के जरिए कांतारा की यूनिवर्स को एक्सपैंड किया है, ये चीज पहले तो मूवी के अराउंड एक मिस्ट्री बना के रखती है, क्योंकि कहानी शुरुआत से ही बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में छोड़ के चली जाती है, जैसे कि राजा को जंगल ले जाने वाला ये बूढ़ा आदमी जिसका नाम मैकर है वो कौन है, या फिर कपड़ा आदिवासी की कड़प्पा आदिवासी ने राजा की बेटी को कैसे ठीक किया, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि बेर में कौन है और वो इस कुएं में कहां से आया। अब इनमें से कुछ सवालों के जवाब हमें जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे मिलते जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि अभी भी बाकी है, मिस्ट्री बने हुए हैं। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि वर्ल्ड बिल्डिंग के जरिए ऋषभ ने जो लेयर्स इसमें ऐड की है वो मिस्ट्री को बनाए रखती है, जिसके कारण मूवी में हमारा मन जो है वो लगा रहता है। वैसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ऋषभ शेट्टी ने कांतारा की ओरिजिन को कुछ इस तरह से लिखा है कि मेकर्स अब इसमें आगे कितने भी पार्ट और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक से कितने गण धरती पे आए हैं इसका कोई एग्जैक्ट नंबर इन्होंने नहीं बताया, और उसमें भी हम सिर्फ 3 लोगों को ही देखते हैं, की गणों को, नंदी, गुलिका और पंजुर्ली, जबकि शिव गणों की संख्या बहुत बड़ी है। और इसी वजह से तो हम लास्ट में चामुंडा देवी को आते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्होंने गुलिका और पंजुर्ली की फोकलोर को शुरुआत से शुरू किया है। मतलब कि जो भी इन दोनों से जुड़ी हुई शक्तियां हैं वो सभी इसमें अपने आप आ गई है, और ये जब चाहे उसे ऐड कर सकती है, जिसमें कि भोलेनाथ और माता पार्वती भी शामिल है। वैसे मुझे पता है मूवी के फर्स्ट हाफ से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, किसी को वो थोड़ा स्लो फील होगा और किसी को कॉमेडी ज्यादा लगी होगी, पर अगर पूरी फिल्म के हिसाब से देखने जाओगे तो फर्स्ट हाफ को जानबूझ के थोड़ा लाइट रखा गया था, ताकि सेकंड हाफ में जो सीरियस सीन्स आने वाले थे उनका वजन अपने आप बढ़ जाए। मुझे याद है जब मैं इंटरवल के बाद थिएटर से बाहर आया तो एक आदमी मुझे बोल रहा था कि ये पहले पार्ट से थोड़ा सा फीका लग रहा है, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ सबके ख्याल बदल गए, क्योंकि मेरे बदल गए थे, इसलिए मुझे लगा कि थिएटर के बाकी सबके भी बदल गए होंगे। खैर इसे तुम तूफान से पहले की खामोशी समझ सकते हो, जैसे कि बाहुबली 2 में देवसेना के राज्य को बचाने वाला ग्रैंड एक्शन सीक्वेंस जो था, उससे पहले हमें कॉमेडी दिखा के माहौल को हल्का फुल्का रखा जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब इसे सिनेमा की भाषा में कॉमनली कॉमिक रिलीफ कहते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये ज्यादा कॉमन है तो मैंने बता दिया। और जिनको भी कॉमेडी थोड़ी ज्यादा लगी हो वो अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बाद जब भी तुम कांतारा दोबारा देखोगे तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव शायद बदल जाएगा। देखो क्या है कि लाइट हार्टेड और छोटे छोटे कॉमेडी सीन्स का मूवी में एक इम्पोर्टेंट पर्पस ये होता है कि ये हमें कैरेक्टर से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर की छोटी छोटी हरकतों से हम उसे पर्सनली जान पाते हैं। जैसे कि बेरमे का व्यापार के लिए उसके कबीले के बड़े लोगों के ना बोलने के बाद भी जाना, या फिर जेल से अपने साथियों के साथ भागना, बोबा और उसके बेटे को बेवकूफ बनाना, या फिर बंदरगाह पे हुड़कम मचाना। इन सभी सीन से हमें बेरमे किस तरह का कैरेक्टर है ये पता चल जाता है। वही पे कुलचेकर के भी छोटे छोटे कॉमेडी सीन्स हैं, जैसे कि उसका दरबार में पी के आना, या फिर उसके दोस्तों का उसकी इज्जत ना करना, अपने दोस्तों को मंत्री बना देना बिना किसी सोचे समझे और बिना काबिलियत के। अब इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि कुलचेकर कितना निठल्ला और अय्याश आदमी है और साला ठरकी भी है। अब देखो ये कनेक्शन इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि जब आगे उस कैरेक्टर के साथ कुछ होता है
बुरा या फिर अच्छा, तो हमें वो ट्रेजेडी फील होती है। जैसे कि बेरमे का ये दोस्त मरता है या उसकी माँ मरती है तो सच में हमें भी बुरा लगता है। एक इम्पोर्टेंट कारण ये भी होता है कि जब सारे टाइम मूवी एकदम सीरियस टोन पकड़ के चलती है तो बहुत बार ऑडियंस इमोशनली नम हो जाती है, यानी कि उनकी फीलिंग सुन्न पड़ जाती है और फिर आगे आने वाले सीन्स पॉसिबल हमें उस लेवल पे फील नहीं होते जितने की होने चाहिए। यूँ समझ लो कि एक तरह का फटीग पैदा हो जाता है और इसी से बचने के लिए ये लाइट हार्टेड वाले कॉमेडी जोक्स और सीन्स डाले जाते हैं और इसके बहुत सारे एग्जांपल हमें मिल जाएंगे। जैसे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के वकांडा इन्वेजन से पहले भी हमें वैसे ही कॉमेडी सीन दिखाए जाते हैं जहां ब्रूस की हल्क के साथ अलग ही स्ट्रगल चल रही होती है जिसे देखने में बड़ा मजा आता है। वहीं पे श्यूरी भी ब्रूस के काफी मजे लेती है। एक मिनट, ये कुछ गलत साउंड कर रहा है क्या? लेकिन तुम समझ गए ना, फिर ठीक है। खैर ये बस एक एग्जांपल है, अगर हम एग्जांपल लेने जाएं तो ऐसे बहुत सारी मूवीज मिल जाएंगी जैसे कि जुरासिक पार्क, टाइटैनिक, डार्क नाइट, इनके जैसी बड़ी और सुपर हिट फिल्मों में भी इसका यूज हुआ है। और अगर तुम कांतारा चैप्टर 1 को ध्यान से देखोगे तो ऋषभ ने हर सीरियस सीक्वेंस से पहले कॉमिक रिलीफ का यूज किया है। जैसे कि जंगल में कुलचेकर के सैनिकों को मारने से पहले ही अच्छी खासी कॉमेडी होती है, जंगल में शेर के आने से पहले और कडप्पा आदिवासी से लड़ने से पहले भी हॉरर कॉमेडी वाला मोमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे कुछ लोगों की फटी होती है लेकिन उनके फटी हुई सिचुएशन से ही कॉमेडी क्रिएट की जाती है। तो हाँ, बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सोच समझ के बड़े ही स्मार्टली मूवी में डाली गई चीज है ताकि कुछ बड़ा होने से पहले ऑडियंस इमोशनली रीसेट हो जाए। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इसी टेक्निक का यूज पार्ट 1 में भी अच्छे से हुआ था। अब वैसे तो पार्ट 1 की पूरी टेम्पलेट ही यहाँ पे यूज की गई है पर उस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए कि जो मैं समझाना चाहता हूँ कि कॉमेडी फिल्म के माइनस नहीं बल्कि प्लस पॉइंट में आती है। हाँ, ये माइनस पॉइंट भी हो सकती है जहाँ पे कॉमेडी या जोक सही से लैंड नहीं हो पाते और क्रिंज बन जाते हैं, या फिर आप उसे मूवी में इतना ज्यादा घुसेड़ देते हो कि मूवी अपनी सीरियस टोन खो देती है। वैसे कांतारा के दोनों पार्ट में डायरेक्टर के राइटिंग का जो अहम हिस्सा रहा है वो है हिडन एंटागोनिस्ट टेक्निक, यानी कि छुपा हुआ विलन, जहाँ पे पूरे मूवी में जिसे हम विलन समझते हैं वो विलन नहीं होता और जिसे हम देव मानुष समझते हैं वो साला शैतान निकलता है। पार्ट 1 में वो देवेंद्र था और पार्ट 2 में मेरी फेवरेट कनकवती, मैं सच बोल रहा हूँ, उसकी गद्दारी ने बेरमे से ज्यादा मेरा दिल तोड़ा था। लेकिन यही तो डायरेक्टर चाहते थे। अब देखो, तुम मानो या ना मानो पर हिडन एंटागोनिस्ट वाली टेक्निक मूवी के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में से एक है। क्या है कि कांतारा की खासियत ही ये रही है कि इसके क्लाइमैक्स मूवी की जान होते हैं, क्योंकि कहानी को शुरुआत से ही स्लोली बिल्ड करते हुए लाया जाता है और उसका पे ऑफ हमें लास्ट में मिलता है। और अगर क्लाइमैक्स में थोड़ी सी गलती हुई तो पूरी मूवी कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि इसका पूरा भार क्लाइमैक्स पे ही होता है। इसीलिए ऋषभ शेट्टी का इतना ज्यादा एफर्ट हमें क्लाइमैक्स में देखने को मिलता है। लेकिन एंडिंग को इतना अच्छा बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण विलन को छुपा के रखना भी होता है। हाँ, बेशक क्लाइमैक्स में ऋषभ शेट्टी का गुलिगा बन के जो परफॉर्मेंस होता है उसको ज्यादा क्रेडिट मिलेंगे ही, पर देखो विलन को शॉकिंगली लास्ट में रिवील करके जो शॉक हमें दिया जाता है उसका भी इसको फील करवाने में काफी बड़ा हाथ होता है। और ये चीज कई मायनों में वर्क करती है, खास करके डिटेक्टिव मर्डर मिस्ट्री फिल्मों में जहाँ क्राइम चलता रहता है और विलन कौन होगा इसको लास्ट तक ऑडियंस पे छोड़ा जाता है। अब इसकी वजह से ऑडियंस का दिमाग खुद सबकॉन्शियसली डिटेक्टिव बन के सारी बिखरी कड़ियों को जोड़ के ये ढूंढने की कोशिश करता रहता है कि विलन कौन हो सकता है। ऐसे में तुम्हें ऑडियंस को आइटम सॉन्ग्स या फिर लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंस दिखा के एंगेज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो पहले से ही स्टोरी से अटैच हो चुके होते हैं और इसलिए मर्डर मिस्ट्रीज इतनी एंगेजिंग होती है और हमें इतनी अच्छी लगती है क्योंकि हम पूरी तरह से उसमें घुस चुके होते हैं। हम लास्ट तक ये ढूंढने में इतने मशरूफ होते हैं कि कातिल कौन होने वाला है कि हमें समय का पता ही नहीं चलता। अब इसके बेस्ट एग्जांपल हाल ही में साउथ में आई मूवी 11 या फिर हॉलीवुड कल्ट क्लासिक 7 है। पर कांतारा का केस थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ हमको विलन ढूंढना नहीं पड़ता बल्कि कुलशेखर के रूप में वो पहले से हमारे सामने होता है, एक ऐसा छलावा जिसको हम सच मान लेते हैं। और देखो, मेरे हिसाब से ऐसा करना जरूरी भी था क्योंकि ये कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं थी। मर्डर मिस्ट्री में क्या है कि सस्पेंस जो है वो एक्शन या फिर लार्जर देन लाइफ सीक्वेंसेस से ज्यादा मैटर करता है।
लेकिन यहाँ पे वही सेम चीज वर्क नहीं करती, इसलिए डायरेक्टर ने मूवी की थीम को देखते हुए यहाँ पपेट विलन का यूज किया है, जिसकी वजह से मूवी के लास्ट तक हमें ये लगता है कि हमने मूवी को प्रेडिक्ट कर लिया है। जब कुलशेखर अपने बाप को बेहोश करके कांतारा को जलाने जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया और कुलशेखर ही मेन विलन है जो फाइनली अपने हरामीपन पे उतर आया है। और यही नहीं बल्कि उसके साथ कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि ऋषभ शेट्टी ने पार्ट 1 की थीम को यहाँ पे चेप दिया है, जहाँ पे पार्ट 1 में लास्ट में साहब गांव को जलाने आता है और फिर शिवा के अंदर गोली का दैव आके साहब का खात्मा करती है। तो पार्ट 2 में जब पहली बार बेरमे के अंदर गुलिका आती है और वो कुलशेखर को मारता है, बेसिकली उसे खाता है, तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कहीं ना कहीं ऑडियंस डिसअपॉइंट होती है क्योंकि कुछ भी नया नहीं होता। वहीं पे सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रेडिक्टेबल भी होता है। लेकिन जैसे ही कुलशेखर के मरने के बाद कांतारा के बच्चों पे महामारी आ जाती है, तब कहानी पूरी तरह से पलट जाती है और ये बहुत बड़ा शॉक होता है जिसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जैसा कि मैंने कहा कि कनकवती की गद्दारी मेरे दिल को तोड़ देती है, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये मान चुके होते हैं कि कनकवती अच्छी है। पर हाँ, हर टेक्निक की तरह इसके भी कुछ रूल है जिनको अगर फॉलो ना करे या फिर अगर प्रॉपरली उसे एग्जीक्यूट ना किया जाए तो ऑडियंस को शॉक तो लगेगा, लेकिन वो पे ऑफ की जगह धोखे की तरह फील होगा। जैसे कि पहले तो आपको पपेट विलन को पावरफुल दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ये भी पहले से ही प्लान करना जरूरी होता है कि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकता या फिर उसका जो गोल है वो उसका नहीं किसी और का है। एग्जाम्पल के लिए कुलशेखर राजा बनने के बाद पावरफुल तो होता है, पर शुरुआत में ही ये हिंट दिए जाते हैं कि सारी पावर्स अब भी उसके बाप के हाथ में है, यहाँ तक कि खजाना भी उसके बहन के हाथ में होता है। और आखिर में हमें ये भी क्लियर किया जाता है कि कांतारा को जलाने का मकसद भी उसका नहीं होता, उसे कनकवती ही भड़काती है। यहाँ तक कि अगर डीपली कुलशेखर के मकसद को या फिर मोटिव को देखने जाओगे तो उसे कभी ईश्वर का सुंदर वन चाहिए भी नहीं था, वो तो दारू पी के और अय्याशी करके ही खुश था। अब ये छोटी छोटी डिटेल जो पहले से ही डाली गई थी, ये हमें शुरुआत में या फिर पहली बार देखने में तो अजीब लगती है, जैसे कि कनकवती का अचानक से बेरमे से लगाव या फिर राजा का बेरमे और उसके साथियों को पकड़ने के बाद भी जिंदा छोड़ देना, या फिर विलन का इतना वीक होना, मतलब कि पावरफुल होके भी इतना गंजेड़ी होना और उसका गंजेड़ी नशेड़ी होके भी उसके बाप का उसे कुछ न कहना। अगर तुम कई सारे सीन्स में देखोगे तो कुलशेखर शराब पी के ही दरबार में आता है, यह फिर दरबार में ही शराब पीता है, लेकिन उसकी बहन और उसका बाप सामने ही बैठे होते हैं और तब वो कुछ भी नहीं कहते, जो कि देखने में बड़ा अजीब लगता है। लेकिन लास्ट में ये सारी अजीब चीजें सेंस बनाने लगती है। खैर, इसके अलावा दूसरा रूल ये है कि जो रियल विलन होता है, जो कि फिलहाल पर्दे के पीछे छुपा है, उसको भी पहले से ही अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए ताकि ऑडियंस उससे कनेक्ट कर सके। कैरेक्टर का कनेक्शन बहुत जरूरी है ऑडियंस से, लेकिन साथ में जब उसकी असली आइडेंटिटी रिवील की जाए तो वो प्रॉपर दिल तोड़ने वाली गद्दारी फील हो, ना कि रैंडम ट्विस्ट। अब इसका बढ़िया एग्जांपल भूल भुलैया 3 है, जहाँ पे शुरुआत से लेकर लास्ट तक राजकुमार देवेंद्र का स्क्रीन प्ले में कोई भी योगदान नहीं होता। यहाँ तक कि हम उसे साइड कैरेक्टर की तरह भी देख नहीं सकते क्योंकि उसे स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं, बस थोड़ी सी जगह उसे स्क्रीन टाइम दिया जाता है। और हमें ये रिवील करने से पहले की बात कर रहा हूँ, रिवील के बाद जो उसकी कहानी दिखाई जाती है वो नहीं। इसलिए वो चीज फील तो होती है, मतलब उसके लिए बुरा तो लगता है, लेकिन हमें साथ में ठगा हुआ भी महसूस होता है। जैसे कि धोखा सिर्फ देवेंद्र के साथ नहीं हुआ बल्कि हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि उसके पास्ट के जो सीन्स होते हैं उसमें हमें अंजू और मंजू को ही दिखाया जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में जब विलन रिवील होता है तो हमें ये पे ऑफ से ज्यादा धोखा लगता है, क्योंकि हमें देवेंद्र के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन ऋषभ ने इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखा है, इसलिए कनकवती और बेरमे की लव स्टोरी को प्रॉपर टाइम दिया जाता है और उसे हम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह अपने दिमाग में बिल्ड करते करते चलते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमैक्स में जो रिवील होता है वो पे ऑफ की तरह फील होता है। साथ ही में उसके बाप का भी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया गया है। वैसे इस फेक एंटागोनिस्ट के अलावा एक और चीज है जो कांतारा की स्क्रीन प्ले को बचाती है या फिर एनहांस करती है, और वो है डुअल एंडिंग। जी हाँ, मूवी में एक नहीं बल्कि 2 एंडिंग्स डाली गई है। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो क्या है कि जब पार्ट 2 के बारे में ऋषभ ने सोचा होगा तो उन्हें अच्छी तरह से पता था कि जरा सी भी गलती हुई तो मूवी नहीं चलेगी, क्योंकि पार्ट 1 की सक्सेस का भार सीधा पार्ट 2 पे आने वाला था। मतलब इतना बड़ा बजट और पार्ट 1 की सक्सेस दोनों को ध्यान में रखते हुए
ऑडियंस थिएटर में आती तो उनके एक्सपेक्टेशन को मैच करने के लिए उन्हें पार्ट 1 से कुछ बड़ा करना था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो ज्यादा भी क्रीज छोड़ के नहीं खेल सकते वरना नो बॉल पे भी आउट होने के खतरे थे। कहने का मतलब यही है कि अगर उन्होंने कांतारा 1 से सिमिलर इसको ना बना के कुछ और ही आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश की होती तो फ्लॉप होने के ज्यादा रिस्क बढ़ जाते। शायद इसीलिए उन्होंने पार्ट 1 की थीम को यूज किया, लेकिन पपेट विलन के थ्रू उन्होंने पार्ट 1 में जो किया था उसी चीज को एक लेवल ऊपर खड़ा कर दिया, जिसके लिए उन्होंने ये डुअल एंडिंग वाली चीज की हेल्प ली। एक एंडिंग कुलशेखर वाली जिसमें ऑडियंस को लगता है कि उन्होंने पार्ट 1 जैसा ही कुछ देखा है और अब कहानी कनकवती और बेरमे की हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाएगी। और अगर तुम मूवी को ध्यान से देखोगे तो ऐसा दिखाने के लिए या फिर ये एंडिंग का भ्रम पैदा करने के लिए डायरेक्टर ने उत्सव वाला सीन भी अच्छी तरह से फिट किया है, जहाँ पे कनकवती और बेरमे दोनों एक साथ उत्सव मना रहे हैं। और अब तुम वहाँ पे जाके जरा सोच के देखो कि ऐसा किसके ही दिमाग में आता कि जो दोनों एक साथ नाच रहे हैं, जिनके लव स्टोरी हम पास्ट में देख चुके हैं, वो दोनों जानी दुश्मन निकलेंगे। इसलिए जब लास्ट में इन दोनों की दुश्मनी रिवील होती है तो हमें इतना बड़ा झटका लगता है, जो कि स्पेसिफिकली ऑडियंस की आसमान को छू रही एक्सपेक्टेशन को टच करने के लिए ही मूवी में रखा गया था, या फिर यूँ कह लो कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को ही एज अ वेपन यूज किया गया है। क्योंकि मैं जानता हूँ अंदर से सभी को ऐसा लग रहा था कि जो सीक्वल आने वाला है वो भी पार्ट 1 जैसा ही होगा, क्योंकि आजकल वही होता है, पार्ट 1 हिट हो गया तो पार्ट 2 भी उसकी तरह ही निकलता है। और इसी चीज का या फिर एक्सपेक्टेशन का ऋषभ ने फायदा उठाया, जहाँ पे ऑडियंस फेक एंडिंग के बाद रिलैक्स हो जाती है, तभी सडनली सेकेंड एंडिंग में जो भी देखने को मिलता है उसका असर 2 गुना हो जाता है। ऋषभ भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने गुलिका वाला सीन ऑडियंस को बिना घुमाए दिखा दिया तो वो कितना भी अच्छा हो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा जितना कि पार्ट 1 वाले का हुआ था, क्योंकि सब कुछ हम पार्ट 1 में ही पहले से ही देख चुके थे। हालांकि इस टेक्निक को भी यूज करना आसान काम नहीं था, जरा सी गलती पे पूरी मूवी बिगड़ सकती थी, लेकिन कांतारा 2 में ये इसीलिए वर्क किया क्योंकि फर्स्ट एंडिंग अधूरी या फिर फेक नहीं लगती, ये रियल क्लाइमैक्स से डायरेक्टली जुड़ी होती है, जहाँ कुलशेखर के मरने की वजह से ही दैव को बंगारा ले जाया जाता है, जहाँ पे उन्हें बंदी करने की वजह से आखिरी युद्ध होता है। और अगर तुम नोटिस करोगे तो कड़प्पा आदिवासी और कनकवती यहाँ तक कि राजा, ये तीनों मिलके कई दशकों से इस चीज की पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे वो देवों को हथियाए, और इसीलिए कनकवती ने कड़प्पा के साथ मिलके कुलशेखर का यूज किया। इसलिए कुलशेखर की मौत जो है वो कहानी का ही हिस्सा थी, यानी कि कनकवती के प्लान का हिस्सा थी, इसलिए वो हमें एंडिंग तक ले जाती है। अगर मान लो कि वो इनके प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती और कुलशेखर ऐसे ही मर जाता बिना प्लानिंग के बस अपने ही डिसीजन के साथ, तो फिर ये एंडिंग हमें अधूरी लगती, उसकी मौत हमें अधूरी फील होती, क्योंकि ये उसका खुद का डिसीजन होता और कनकवती या फिर कड़प्पा आदिवासियों का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन क्योंकि बेरमे के हाथों से कुलशेखर को कड़प्पा और कनकवती ने ही मरवाया है, इसलिए उनका विलन वाला रिवील शॉकिंग तो होता ही है पर इलॉजिकल फील नहीं होता, क्योंकि कहानी में उन्हें मिस्टीरियस बनाने के साथ साथ वो विलन होने वाले हैं इसके हिंट भी पहले से ही अच्छी तरह से छोड़े गए थे। जैसे कि शुरुआत में हमें कनकवती और कड़प्पा आदिवासियों का कनेक्शन दिखाया गया था, वहीं पे कड़प्पा और कांतारा वाले भी जुड़े हुए हैं, ये भी हमें पहले ही दिखाया गया था। अब अगर तुम्हें कांतारा से हट के किसी और मूवी का एग्जाम्पल चाहिए तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि अंधाधुंध एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। वही पे तुम्बाड़ भी इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी रियल और फेक एंडिंग के बीच स्पेस भी दिया गया है, सेम उसी तरह से जैसे कि कांतारा 2 में है, जहाँ पे पहली एंडिंग या फिर फेक एंडिंग में हम विनायक को हस्त्र से चुराए गए सोने को अपने बुढ़ापे में भोगते हुए देखते हैं। इसलिए ये चीज जो है वो किसी हैप्पी एंडिंग की तरह लगती है, लाइक सिंदबाद की कहानी जैसी, जहाँ अपना हीरो कई सारे एडवेंचर्स के बाद रिटायरमेंट में आराम की जिंदगी जी रहा है, पर उसकी अगली पीढ़ी और उसकी लालच हमें सेकेंड एंडिंग तक ले जाती है। और ये भी हमें फोर्सफुल नहीं लगता, क्योंकि हम शुरुआत से ही जानते हैं कि विनायक कितना ज्यादा लालची होता है। वैसे इसके कुछ वर्स एग्जाम्पल भी है, जैसे कि रेस मूवी को ले लो, जहाँ पे हर किसी कैरेक्टर की धोखाधड़ी रिवील होने के बाद सब कुछ खत्म ही हो जाता है, मतलब कि वहीं पे ऑफिशियली एंड होनी चाहिए थी मूवी, क्योंकि बेसिकली हीरो के पास एक अच्छा मौका था विलन को आसानी से मारने का, लेकिन वो नहीं मारता क्योंकि इनको आखिरी रेस दिखानी थी, जिसकी वजह से एंडिंग को खींच के दूसरी एंडिंग तक ले जाया जाता है, यानी कि बेसिकली कहानी से ऊपर स्टाइल को रखा जाता है। अब तुम पुष्पा 2 को भी ले सकती हो या फिर पुष्पा पार्ट 1 को भी, सेम गलतियां दोनों में दोहराई गई है, जहाँ पे सेकंड एंडिंग पे ऑफ की जगह ऑडियंस को धोखा देके चली जाती है। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो भी ऋषभ शेट्टी ने कांतारा
पार्ट 2 की स्टोरी के साथ किया है वो करना आसान नहीं होता, खास करके जब अब एक्टर, डायरेक्टर और राइटर तीनों खुद ही हो। और हाँ, मैं जो बता रहा हूँ उसको मिसअंडरस्टैंड मत करना। मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ कि ये टेक्निक यूज करना कितना मुश्किल है या फिर इस टेक्निक को कितना सही से यूज किया है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कांतारा चैप्टर 2 कितनी अच्छी मूवी है। इसीलिए मार्केट में जितना भी हेट इसको लेकर फैलाया जा रहा है वो फालतू का हेट है, बेवजह का है। कहानी कितनी अच्छी है तुम खुद जाकर देखो। अगर देख ली है तो मेरा ये वीडियो देखकर तुम समझ ही गए होगे कि ये करना कितना मुश्किल था और ऋषभ शेट्टी ने इसे कितने ब्यूटीफुली किया है, इसे लिखने में कितना दिमाग लगाया है और बाद में इसे एग्जीक्यूट करने में कितनी मेहनत की है। वैसे कहानी के बाद मूवी को अच्छा बनाने का क्रेडिट इसकी सिनेमेटोग्राफी और ऋषभ की एक्टिंग को भी जाता है। और म्यूजिक के बारे में तो कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये इसके बारे में सबको पता ही है।